आम आदमी पार्टी दिल्ली में चौथा चुनाव लड़ रही है। कितनी उत्सुकता है, कितनी घबराहट है? आज जो परिस्थितियां, जो रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, वो एक सुकून पैदा कर रहा है कि सत्ता कितना भी ताकतवर हो, ईडी सीबीआई का कितना भी जाल हो, आम आदमी पार्टी ने उसे तोड़ा है और जो काम करने के लिए आई थी उस काम को हम जारी रख रहे हैं। आप शायद अकेले या वाहिद व्यक्ति मंत्री होंगे जिन पर कोई आरोप नहीं लगा और जो पुलिस, ईडी, तमाम एजेंसी से किनारे रहे। अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो मैं जेल गया, अगर मनीष सिसोदिया जेल गए तो मैं जेल गया, संजय सिंह जेल गए तो मैं जेल गया था, क्योंकि ये अलग अलग नाम है जरूर, लेकिन ये सब मिलकर के जो टीम बनती है, जिस टीम से डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को। नमस्कार। दिल्ली में चुनाव हैं और चुनाव के आते ही अगर कोई आदमी सर्वाधिक चर्चा में रहता है तो वो हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल साहब। और नंबर 2 पर आते हैं गोपाल राय साहब। गोपाल राय साहब नंबर 2 पे इसलिए क्योंकि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी है तब से वो उसके दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं और तय है संयोजक हैं तो लगातार विधायक बने हैं, चौथी बार अब इस बार लड़ने वाले भी हैं। और इसके अलावा प्रदेश की राजनीति के बड़े स्तंभ हैं, सरकार के बड़े स्तंभ हैं, कई महकमे संभालते रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में गोपाल जी आपका। पुनः बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। चुनावी राजनीति के हिसाब से वो तनाव आप में नहीं दिख रहा है, क्या वजह क्या है? क्या खाते हैं आजकल, कौन सा घी और कौन सा? अभी तो जनता का आशीर्वाद ही खाते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं सुबह से शाम तक, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ही तो अभी सारी जिंदगी चल रही। नहीं, वो तो जनता के आशीर्वाद से ही हो रहा है, तभी तो 3 बार लगातार जीते हैं आप और अच्छे मार्जिन से जीतते रहे हैं, चौथी बार भी जीत रहे हैं। तो ये बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? चौथा चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चौथा चुनाव लड़ रही है, तो कैसी एक चुनौती शब्द तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सचमुच कितनी उत्सुकता है, कितनी घबराहट है? चुनाव तो अभी हो रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले चुनाव से और इस चुनाव में जो एक बड़ा फर्क है कि हम 2 साल से लड़ रहे हैं चुनाव। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक मिशन बनाया कि ऑपरेशन लोटस जो महाराष्ट्र में लागू हुआ उसको दिल्ली में लागू करना है, और उसके लिए जिस तरह से एक एक करके हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, दबाव नहीं बन पाया, फिर शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, फिर हमारे सांसद को जेल में डाल दिया, हमारे विधायकों को जेल में डाला, फिर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। तो 2 साल से हम एक संघर्ष कर रहे हैं। पहले चुनाव के समय मेहनत करनी होती थी, लोगों के बीच में जाना होता था, लेकिन इस बार तो 2 साल से हम लड़ रहे हैं पार्टी को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी जनता से जो हमने कमिटमेंट किया था उन कामों को पूरा करने के लिए। लेकिन आज तसल्ली किस बात की है? तसल्ली इस बात की है कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद, इतने तमाम दबावों के बावजूद ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल हुआ और दिल्ली में फेल हो गया। आज सारे लीडर्स जेल के बाहर हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो हमने काम किया है वो जनता के सामने है, और 2 साल का जो तनाव था, आज जो परिस्थितियां, जो रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, वो एक सुकून पैदा कर रहा है कि सत्ता कितना भी ताकतवर हो, ईडी सीबीआई का कितना भी जाल हो, आम आदमी पार्टी ने उसे तोड़ा है और जो काम करने के लिए आई थी उस काम को हम जारी रख पाए। आपको तो फिर भारतीय जनता पार्टी का आभारी होना चाहिए कि आपको 2 साल तक लगातार एक मंच दिया, लगातार लड़ने की, संघर्ष की क्षमता दी और आपको इस स्थिति में पहुँचाया कि आज आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। देखिए, हम तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के शुक्रगुजार हूं। एक आधे स्टेट में हमारी सरकार बनी, हम लोग नए नए थे, लेकिन जिस तरह आज ये दावे के साथ हम कह सकते हैं, इस अग्नि परीक्षा को पास करने के बाद
कि देश में कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, अपने काम करने की क्षमता, कौशल और रणनीति आम आदमी पार्टी ने हासिल कर ली। तो आपके चेहरे की जो चमक है और जो आत्मविश्वास है, वो तो सचमुच आप उनका आभार जता रहे हैं बैठ कर के। निश्चित रूप से आभार जता रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता तो हमारा इतना आत्मविश्वास भी नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये बात नहीं कह रहा था अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कि पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन पार्टी कल भी खड़ी थी मजबूती से, आज भी खड़ी है। सरकार कल भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, और दिल्ली के लोगों के लिए और ज़्यादा करने की तैयारी कर रही है सरकार बना के। आप शायद अकेले या वाहिद व्यक्ति मंत्री होंगे जिन पर कोई आरोप नहीं लगा और जो पुलिस, ईडी, तमाम एजेंसी से किनारे रहे। ये ठीक है कि आपकी लड़ाई में आप साथ थे। ऐसे में किस तरीके का 2 साल के दौरान आक्षेपों का सामना करना पड़ा, या ये कि आपको लग रहा था कि ये आग जहाँ तक पहुँची है तो मेरे पास भी कभी भी आ सकती है? आज भी आ सकती है, क्योंकि उसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह से आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस बात का मुझे भरोसा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो मैं जेल गया था, अगर मनीष सिसोदिया जेल गए तो मैं जेल गया था, संजय सिंह जेल गए तो मैं जेल गया था। क्योंकि ये अलग अलग नाम है जरूर, लेकिन ये सब मिलकर के जो टीम बनती है, जिस टीम से डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को, तो उन सब लोगों के जेल जब वो गए तो मैं मानता था मैं भी जेल के अंदर ही हूं। टेक्निकली मैं बाहर था। जो चुनौती उनके सामने थी वो चुनौती हमारे सामने भी थी, और हमने सबने मिलकर के एक टीम वर्क की तरह इस लड़ाई को लड़ाए, और दिल्ली के लोगों ने हमारा साथ भी दिया है। एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर के और शीर्ष नेतृत्व तक इतनी विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से अडिग रहे, ये मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय है। इतने संकट के बाद शायद कोई भी पार्टी होती, उस पार्टी को बचाना, सरकार को टिकाए रखना, विधायकों को एकजुट रखना, और उन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी काम को जारी रखना। ये मतलब पहले मैं भी सोचता था, क्योंकि जब मैं बाहर था तो मेरे ऊपर दबाव ज़्यादा था। जो गिरफ्तार हो गया, जेल में गया, अब उसने तो मेंटली मान लिया कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, जेल में हूँ। किसी ने थोड़े बहुत करने की कोशिश की, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। अब बाहर रहते हुए सारा प्रेशर ये था कि पार्टी बचेगी तो भी हमारे सर पे है, टूट जाएगी तब भी हमारे सर पे, सरकार रचेगी तब भी हमारे सर है, और खत्म हो जाएगी तब भी हमारे सर पे है। लेकिन इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतर रही है। एक भारतीय राजनीति में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लगभग आसपास जेल डाला गया। दोनों को ही भ्रष्टाचार के आरोप में डाला गया। झारखंड में डाला गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ज़्यादा बड़े मार्जिन से, ज़्यादा अच्छे तरीके से जीत करके सामने आया। क्या इसी तरीके का कुछ दिल्ली में भी होने जा रहा है? जनता का तो मूड ऐसा ही है, क्योंकि मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ, ये अगर आप देखें दिल्ली के राजनीतिक इतिहास को, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, इस बात को लेकर के लंबे समय तक टसल रही कि भाई चुनी हुई सरकार के पास काम करने का अधिकार होना चाहिए, निर्णय लेने का, या कि जो सिलेक्टेड गवर्नर है उनके पास होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला किया लंबी सुनवाई के बाद कि जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर दूसरे राज्यों में है, वैसे ही चुनी हुई सरकार को अधिकार है और उसको निर्णय लेने का हक है। वो निर्णय ले और काम करे, 3 चीजों को छोड़ करके, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर।
लेकिन जिस तरह से उसके बाद केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस संविधान पीठ के फैसले को पलटा, पहले ऑर्डिनेंस लेकर के उसे खत्म किया, फिर कानून उसे बनाया, तो इन सारी चीजों के बाद जनता असहाय महसूस करती रही कि हम क्या, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे नेताओं को इन्होंने उठा उठा करके जेल में डाला। जनता कुछ नहीं कर सकती थी। बीजेपी के लीडर एक ही बात कहते थे, भाई कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही, कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही, कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही। सबको कोर्ट से बेल मिल गई, सब लोग जेल के बाहर आ गए। आज तक कोई सबूत एजेंसी नहीं रख पाई कोर्ट के अंदर। इन सारे चीजों को दिल्ली के लोगों के जनमानस पे एक असर है, एक लोगों के ऊपर। अब उसके पास अधिकार क्या है, वो वोट से ही अपना इसका जवाब दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर भी पिछले बार से ज्यादा जनता जो है इस बार अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देगी। एलजी और चीफ मिनिस्टर का जो विवाद रहा है, किन किन पॉइंट पे गोपाल राय और आम आदमी पार्टी मानती है कि वो गलत रहा है, एलजी का हस्तक्षेप गलत रहा है? किस विशेष 3 पॉइंट पे बताइए कहाँ कहाँ रहा? देखो, पहले ही पॉइंट तो ये है, किसी भी सरकार को, सरकार निर्णय लेती है, इम्प्लीमेंट जो होती है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। जब से अधिकारियों के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग का पावर सरकार से छीना गया, वहां से इस सरकार को पैरालाइज करने का बुनियादी हमला हुआ है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप अखबार के संपादक हैं, अब अगर अखबार का आप संपादक हैं और आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, अगर वो गलत खबर लिखते हैं, काम नहीं करते हैं, आपसे कहने के बाद भी वो सही तरीके से खबर नहीं बनाते हैं या मिस हैंडलिंग करते हैं, अगर आपके पास उनके करने का राइट ही नहीं होगा तो आप इंस्टीट्यूशन को रन कैसे करेंगे, चलाएंगे कैसे? अगर मुख्यमंत्री अपने एक चपरासी का भी ट्रांसफर अगर नहीं करने का निर्णय ले सकता है तो इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? ये बड़ी चुनौती और बड़ा चैलेंज और बड़ा, मतलब अगर कहें तो हम लोगों के सामने ये संकट है। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है कि इतना सब कुछ जमीन खींच लेने के बाद भी हम काम कर रहे हैं और जनता के लिए डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा संकट है, दुनिया में कहीं नहीं होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता है ये कि कोई सरकार हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसके हेड के पास उसके नीचे के लोगों के खिलाफ निर्णय लेने का अधिकार ही ना हो। लेकिन इसका भी उदाहरण दिल्ली ने किया है और हमें इस बात की तसल्ली है कि इन सब के बीच हमने फिर भी डिलीवर किया काम करके लोगों। आप 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब और आतिशी दी, दोनों में काम का क्या अंतर आप पाते हैं? अंतर नहीं, हम एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। इस पार्टी की खूबसूरती यही है और इसीलिए हम इतने बड़े संकट से बाहर आ पाए कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम होता है हम मिल के करते हैं। पार्टी का काम होता है हम सब मिलकर के, पद अलग अलग हैं लेकिन सब मिल के टीम वर्क की तरह से काम करते हैं, टीम स्पिरिट में काम करते हैं और मिल करके काम करते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो वो मुख्यमंत्री भी थे, उनके डायरेक्ट जो है निर्णय हम लोग लेते थे मिल करके। अब हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो हम सब मिल करके, पूरी पार्टी मिल करके टीम वर्क के रूप में निर्णय ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं दुनिया कहूँ तो भी चलेगा, आम आदमी पार्टी में दुनिया में या इस देश में एक नई शुरुआत की, बिजली पानी फ्री करके, और फिर वो बिजली पानी फ्री होकर के महिलाओं को परिवहन व्यवस्था फ्री हुई और भी चीज़ें हुई और व्यवस्था में परिवर्तन के आप दावे करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी पाँव में पैर रख दिया। वो पैर कभी भारी होता है, कभी कमज़ोर होता है। अब उसने झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद
महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसे देने की बात की, आप भी कह रहे हैं कि अब 2100 रुपये देंगे। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी 2100 के 2500 कर देती है तो क्या आप भी बढ़ाएंगे उसे? वो 5,000 कर सकती है, वो 10,000 कर सकती है। उसकी सरकार तो बन नहीं रही दिल्ली में, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। उसको क्या करने में जाता है? वो तो कुछ भी कह दे हम 1,000 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1,000 यूनिट जो है हम 10,000 रुपये महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों को जो है 20,000 देंगे, दे वो तो कुछ भी कह दे। उसको पता है कि केवल कहना है, हमें तो करना है, हमें करना है। ये सबको पता है। दिल्ली के अंदर किसी कोने में एक बच्चे से भी पूछिएगा, एक बूढ़े से पूछिएगा, एक उद्योगपति से पूछिए, एक मजदूर से पूछिए, सबको पता है। सब एक ही बात कहते हैं, केजरीवाल की सरकार आएगी, सीटें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी, किसी कोने में। तो हम जो कर रहे हैं, हमने किया है, हमने 30,000 करोड़ का बजट था, हमने उसको 60,000 65,000 करोड़ किया है। हमें पता है कि कैसे लोगों को सुविधा देनी है, कितना देना है, और फिर भी हमें बजट को मुनाफे में रखना है, तो हमें करना है। तो हम तो सारा कुछ कैलकुलेट करके जो हमें करने के हिसाब से सारा प्लान कर रहे हैं। बीजेपी को तो कुछ भी कहना है कि और कह दे। 2100 रुपये महीना देने में सरकार के एक्सचेंजर से कितना पैसा अतिरिक्त खर्चा होगा? देखिए, ये अभी डिटेल कितने लोग उस कैटेगरी में आते हैं, क्या है, वो सारा डिटेलिंग के बाद होगा। लेकिन अभी जितना हमने कैलकुलेट किया है कि अगले 5 साल में जो दिल्ली के जो हमारा बजट जो बनेगा, उसमें हम इसको जो है पूरा कर लेंगे, कंफर्टेबल कर लेंगे। आपने वायदा पंजाब में बहुत बड़े बड़े किए थे। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि आपने जो वायदे पंजाब में किए, जहां आपकी सरकार है, बड़ी सरकार है, वहां वो वायदे नहीं पूरे कर पा रही है। खास तौर से ये जो पैसा देने को लेकर के, महिलाओं को देने को लेकर जो बात है, इस पर भी कुछ देखिए, है? पंजाब के अंदर पंजाब की जो आर्थिक सिचुएशन है, जहां लोगों ने पहुंचा दिया था, वहां से निकाल करके हमारी सरकार एक एक करके वादे को पूरा कर रही है। और वहां जितने वादे किए गए, वो सारे वादे वो पूरा करेगी। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, दिल्ली के अंदर हमने जो वादे किए उससे ज़्यादा किया है। हमने वादा किया था, अगर आपको याद होगा, पहला चुनाव में हमारा वादा था कि आम आदमी पार्टी को आप वोट देंगे, बिजली का बिल हाफ होगा और पानी का बिल माफ होगा। हमारा यही नारा था। हाफ और माफ दोनों चल रहा था आपका वो पूरा। हमने बिजली का बिल हाफ का वादा किया था, हमने 200 यूनिट माफ कर दिया। हमने ये कभी वादा नहीं किया था कि पहले चुनाव में कि दिल्ली में शिक्षा बजट हम 25% देंगे। लेकिन देश की पहली सरकार है जिसने एजुकेशन पे 25% बजट लगाया, और सरकारी स्कूल का जो पूरा सिस्टम था उसको हमने 360 डिग्री तो बदला है। तो मेरा क्या कहना है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो जो वादे किए हैं उससे ज़्यादा काम किया है। इसीलिए लोगों को भरोसा है, क्योंकि हर आदमी देखता है कि किसने कहा क्या और किया क्या। आज भारतीय जनता पार्टी में, और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक रैलियों से कहा कि ये केजरीवाल फ्री वीज देते हैं, फ्री वीज देते हैं, फ्री वीज देते हैं, इकोनॉमी का क्या होगा, देश का क्या होगा। अब उनको लग रहा है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो उनको बोलना है, बोलते रहे। दिल्ली के लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि कल 10 साल किसने क्या कहा और क्या किया। दिल्ली में भाजपा को लोगों ने 2 जगह देखा है। 15 साल एमसीडी में देखा है क्या कहा और क्या किया, और 3 बार से लगातार दिल्ली में 7 के 7 सांसद भाजपा के जिता करके केंद्र में सरकार बना के देखा है लोगों ने। आप एक बार उठा लीजिए भाजपा का मैनिफेस्टो, लोकसभा का उठा लीजिए, चाहे एमसीडी का उठा लीजिए, उन्होंने क्या कहा और क्या कहा। आज दिल्ली के किसी भी विधानसभा में ना आप जा करके ना ढूंढोगे, ढूंढने पर भी भाजपा के सांसदों का और भाजपा की केंद्र सरकार का एक काम नहीं मिलने वाला। तो उनका भी रिकॉर्ड है, 3 बार उनको भी मौका दिया दिल्ली के लोगों ने केंद्र में सरकार बनाने का, और दिल्ली में हमें भी सरकार बनाने का मौका दिया है। हमने क्या कहा और क्या किया, उन्होंने क्या कहा क्या किया, जनता हिसाब लगा रही है। आम आदमी पार्टी की 2
मतलब मैं मानता हूँ जो बिजली पानी वाला जो काम किया वो बहुत अद्भुत था, बड़ा था, अलग था। उसी तरीके से एजुकेशन का था। अगर एक पलड़े पे एजुकेशन रखा जाए जो काम सब और दूसरे पलड़े पर बिजली पानी रखा जाए, तो कौन-सा पलड़ा आप भारी मानते हैं? देखिए, दोनों का अलग महत्व है। बिजली पानी का तात्कालिक महत्व है। एजुकेशन एक दीर्घकालिक पूरी पीढ़ी तैयार कर रहा है, पूरे समाज में एक क्रांति पैदा कर रहा है। एक नए हर वो गरीब परिवार जो ये मान लिया था कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे बच्चे का भविष्य खत्म है, उसके अंदर उम्मीद जगी है। तो दोनों का महत्व है। शिक्षा में जो बदलाव है वो एक नई पीढ़ी, एक नया मॉडल खड़ा कर रहा है और ये भरोसा दे रहा है देश में अगर बदलाव आज भी देश करना चाहे तो बदलाव हो सकता है। क्योंकि देखिए, किसी राष्ट्र का निर्माण नक्शे पे नहीं होता है, वहाँ के लोग करते हैं। दिल्ली में एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है और उन बच्चों की जो झुग्गियों में रहते हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग, गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके बच्चे आज अगर प्राइवेट स्कूलों से जहाँ लाख लाख रुपए फीस है उससे ज़्यादा नंबर अगर लेकर के आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो रही है। लेकिन दीर्घकालिक पीढ़ियों को खड़ा करने के साथ साथ आज जो तात्कालिक रोजमर्रा की जो मार है इस महंगाई के दौर में, बिजली पानी उसमें लोगों को एक बहुत बड़ा राहत दे रहा है। जी, बिल्कुल। ये शिक्षा वाली जो बात है, ये कुछ राज्यों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, उनमें भी लागू किया है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे। अगर मान लीजिए कभी आपकी कल्पना हो, आप 25% जो है बजट शिक्षा का दे रहे हैं। अगर कभी कल्पना हो या कभी आपके हाथ में वो तब ताकत हो कि सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, तो क्या आम आदमी पार्टी का इस मामले में निश्चय है कुछ? निश्चित 100% निश्चय है। देखिए, इस बात पे लेकर के हम सब सहमत हैं। भारत में अगर गुणात्मक परिवर्तन करना है, क्योंकि एक लंबे समय से आजादी के बाद से भारत की जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति है ना, उसमें एक स्टेटस को बना हुआ। लंबे समय से हम विकसित आजाद हुए थे, विकसित राष्ट्र में, विकासशील राष्ट्र में, और आज भी विकासशील राष्ट्र में विकसित राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक किसी भी राष्ट्र का जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, मैन पावर है, इसमें क्वालिटेटिव चेंज नहीं होगा, तब तक वो राष्ट्र विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। उसका एक और सिर्फ एक रास्ता है, वो शिक्षा। इसलिए हम लोगों का ये मानना है कि अगर आप एजुकेशन पे अगर अपने बजट का व्यापक हिस्सा अगर लगाते हैं, इससे राष्ट्र की इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगा, राष्ट्र के जो सोचने का नजरिया है, देखने का नजरिया है, उसमें परिवर्तन आएगा और कुल मिलाकर के राष्ट्र एक उछाल लेगा। इस बार आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के मतदाताओं को, दिल्ली के रहने वालों को क्या नया देने जा रही है? क्या नया वायदा करने जा रही है? देखिए, नया एक एक करके जो अभी हमारी पूरी गारंटी आएगी, लेकिन एक एक करके जो जो चीज़ें हैं, अभी जिस तरह से हमने फोकस किया है कि भाई महिलाओं को मजबूती देना अभी जो ज़रूरी है, क्योंकि परिवार की जो बुनियाद है ना, वो महिला है। एक बच्चे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती हो, पैसा पिता देता है, लेकिन वो मांगने माँ के पास जाता है। तो उसके लिए जैसे अभी महिला सम्मान योजना की घोषणा हम लोग कर चुके हैं, जो नई सरकार बनने के बाद हम करेंगे। बुजुर्गों के लिए जो बड़ा संजीवनी जो योजना का ऐलान सरकार ने आगे करने का जो ऐलान किया है, गारंटी दी है, वो एक बड़ी बात है। हमने देखा है, गरीब परिवार हो या अमीर परिवारों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास बैंक बैलेंस भी है, उनके बेटे बड़े बड़े ओहदे पर हैं। 60 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति की एक टेंशन होती है, बीमारी आती है, और एक नहीं आती है, चारों तरफ से घेरती है। इलाज के लिए एक बीमारी के लिए लोग बोलते हैं, दो को बोलते हैं, तीसरे बोलते हुए आवाज़ कहीं ना कहीं से आती रहती है कि आप ही बीमार पड़े रहते हो 24 घंटे, हम क्या करें, नई बच्चों को देखें, परिवार चलाएं। ये एक प्रेशर में होता है। संजीवनी योजना जो लाने का हमने प्लान किया है कि 60 साल से ऊपर की उम्र का हर व्यक्ति दिल्ली का, महिला हो या पुरुष, उसका इलाज सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, 10,000 का हो या 10 लाख का हो, सारा दिल्ली सरकार इसकी गारंटी करेगी। ये एक मतलब अगर कहें तो हेल्थ सेक्टर में
शायद बड़ा परिवर्तन है। आपने बहुत सारी बातचीत में आम आदमी पार्टी की बड़ी अच्छाई बता दी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगती है और सबसे खराब बात क्या लगती है? जहां तक अगर दिल्ली के कंटेस्ट में हम कहें, दिल्ली के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन है, नीतियां उनके पास नहीं है कोई, और नियत भी नहीं है। तीनों चीज में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, क्यों? नेता तो है ही नहीं, नीतियां वो बना नहीं पाते, कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो है ये सुविधा देने वाली राजनीति की तरफ जाएं, या मोदी जी ने जो स्टैंड ले रखा है कि फ्री ब्रिज देशद्रोह है, उस तरफ जाएं। उनको समझ में नहीं आ रहा, झूझ ऐसे ऐसे जंप कर रहे हैं। आधा नेता इधर है, आधा नेता उधर है। नियत इसलिए नहीं है क्योंकि जो अगर थोड़ी सी भी नियत होती दिल्ली के लिए कुछ करने की, केंद्रीय सत्ता दिल्ली में ही बैठती है, और दिल्ली वाले निर्विवाद तरीके से 7 के 7 सांसद लगातार जिता के भेज रहे हैं। इतनी भी नियत होती, कुछ तो करते थोड़ी, इतनी तो नैतिक जिम्मेदारी, आधी की जिम्मेदारी तो उनकी है, और सत्ता आधा हड़प रखा है दिल्ली का भी। एक कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, हमने दी नहीं है, ले रखी है। हम तो कहते हैं दे दो दिल्ली को, एनडीएमसी वाला एरिया छोड़ करके बाकी तो दे दो, व्यवस्था बनाए हम। उन्होंने कहा नहीं, हम चलाएंगे। और गृह मंत्री जी को दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए एक दिन का भी फुर्सत नहीं है, लावारिस दिल्ली चल रही है। और जिस तरह से अब पिछले 6-7 महीने से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ, कहीं भी छिनैती, कहीं भी गोली चल रही है, कहीं भी किडनैपिंग हो रही है, तो अगर थोड़ी सी नियत होती तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक कर देते, उसकी भी कमी दिखती है। अच्छाई एक चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उसकी सरकार ना बनी है ना बनेगी, लेकिन फिर भी शिद्दत के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। अपने एक एक वोटर जो उनका समर्थक है उसको कंसोलिडेट करते हैं और वोट डलवा देते हैं। ये उनकी ताकत है। वो आप में ताकत नहीं है? नहीं, हमारी ताकत है तो हम जीत रहे हैं, लेकिन हम तो देखो, ये होप है कि हम सरकार, हमारी पिछली बार भी थी, आगे भी बन रही है। हम सरकार बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको पता है कि सरकार नहीं बन रही है, फिर भी वो काम ये करते हैं। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है आपके? सुन रहे हैं कांग्रेस बड़ी शिद्दत से लड़ने जा रही है, बहुत पहलवानी कर रही है, तेल वेल खूब लगा रही है और खुद पहलवानी करके आगे बढ़ने जा रही है। 5-6% का वोट जो है, राहुल गांधी भी जो है टी शर्ट में घूम रहे हैं, घूमेंगे जैसा कि बताया गया। तो क्या उम्मीद है? लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव, दिल्ली के लोगों का एक ऐसा मिजाज हम 3 बार से देख रहे हैं, वो एकदम 360 डिग्री बदलते हैं। पहला चुनाव हमने देखा, लोकसभा में 7 चुनाव लगातार है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, और विधानसभा चुनाव में एकदम उलट हाथ करके और अरविंद केजरीवाल जी के साथ वो खड़े होते हैं। कांग्रेस भी कोशिश करती रही है, बीजेपी भी करती रही है। अभी जो स्थिति है, दिल्ली के मन में 2 बात चल रही है। एक, सरकार किसकी बनेगी। सरकार जब बनने की बात आती है तो मैंने अभी तक कांग्रेस के भी किसी नेता के जुबान से नहीं सुना कि दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है। तो सरकार बनाने की रेस से कांग्रेस बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब ऐसे में जब कांग्रेस सरकार बनाने से बहुत दूर खड़ी हो, कोई उम्मीद न हो, उसमें या तो बीजेपी की सरकार बन सकती है या आम आदमी की सरकार बन सकती है। बीजेपी के साथ जो लोग खड़े हैं उनको बीजेपी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लोग बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं वही कांग्रेस को भी वोट दें, 2% दें, 4% दें, 5% दें। वो जो 5%, 6% का मतदाता है, वो अपना वोट खराब नहीं करना। आपको लगता है कांग्रेस का वोट बैंक उतना ही रहना है जितना पहले था? मेरे ख्याल से उससे भी कम हो सकता है। कम होगा। एक विपक्ष का आप पे अक्सर आरोप रहा है और ख़ास तौर से आपके विभाग को लेकर आरोप रहा है, हम लोग भी झेलते रहते हैं। प्रदूषण, यमुना नदी की बर्बादी, 10-11 साल में इसमें सुधार क्यों नहीं हो पाया? बहुत सुधार हुआ है। आप चेक करा लीजिएगा अपने रिसर्च विंग से। 2016 दिल्ली के अंदर 365 दिनों में से
अच्छे दिनों की संख्या 109 थी 2016। 2024 अभी जो ये साल गया, अच्छे दिनों की संख्या 109 से बढ़ के 209 हुई है, ऑन रिकॉर्ड है, आप किसी से चेक करा लीजिए। और 2023 में 23 में 206 थी, 23 में 206 थी और इस साल 209 हो गई है। दिल्ली के अच्छे अंदर दिन का मतलब क्या है? मोदी जी के अच्छे दिन या कुछ और अच्छे दिन? हवाओं के अच्छे दिन, ओके, अच्छे दिन। जो हम लोग वैज्ञानिक भाषा में जो हाँ, मैं समझ कैटेगराइज, रहा हूँ। तो गुड डे होता है, सेटिस्फैक्ट्री डे होता है, मॉडरेट डे होता है, उसके बाद बैड डे शुरू होता है, पुअर कैटेगरी, जो 200 के पार जब एक्यूआई 250 जाता है, 200 के 200 बाद के की? पार, अच्छा। 200 के बाद, 200 जब प्लस होता है तो वो पुअर कैटेगरी में जाता है। तो 300 इसमें मौसम का योगदान ज्यादा है या आपके दोनों का योगदान है, आपके प्रयासों का योगदान? प्रयासों का भी योगदान है, मौसम का भी योगदान, क्योंकि मौसम तो 365 दिन है, मौसम तो हम हैंडल नहीं करते, लेकिन प्रयास हम हैंडल करते हैं। प्रयास हमने 2-3 क्रांतिकारी बदलाव दिल्ली के अंदर हमने किया है। पहला, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चेंज किया। आज देश का पहला राज्य दिल्ली है जहां पर 2000 इलेक्ट्रिक बस सड़कों पे चल रही है, कोई राज्य नहीं कर पाया। दूसरा, 16% जो हमने ई व्हीकल पॉलिसी बनाई है, सब्सिडी हम दे रहे हैं, 16% नई जो गाड़ी खरीदी जा रही है दिल्ली में, स्कूटी, 4 व्हीलर, वो अब इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं लोग। तो जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसको हमने कम किया है। दूसरा चीज हमने क्या किया है, अगर आपको भी याद होगा, दिल्ली धुआं शाम को होता था, हर जनरेटर से मार्केट बुरा हाल चलता होता था। था। 24x7 दिल्ली में हम बिजली की सप्लाई की गारंटी कर रहे हैं। उससे जनरेटर का जो पूरा धुआं था वो दिल्ली से हमने साफ कर दिया। तीसरा जो बड़ा काम हमने किया है, दिल्ली में जितने पोल्यूटेड फ्यूल पे इंडस्ट्री चलती थी, 100% हमने उसे जो है नेचुरल गैस पे चेंज कर दिया, 100% चेंज कर दिया। चौथा जो काम हमने मेजर किया है, दिल्ली का जो ग्रीन बेल्ट था, हमारी सरकार बनने से पहले 20% होता था, आज वो 23% से ज्यादा हमने ग्रीन कवर बढ़ा दिया। पिछली बार जब चुनाव हुआ था ना दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी लोगों को कि 5 साल में 2 करोड़ पेड़ पौधे लगाएंगे। हमने 4 साल में 2 करोड़ पेड़ पौधे लगा दिए, और इस साल जो है 64 लाख पेड़ पौधे और लगाने का अभियान हम जारी रखे हुए। ये मेजर जो 5 काम हमने किया है दिल्ली के अंदर, उससे ये हम 109 दिनों से 209 दिन की दहलीज पे खड़े हैं। हमारे सामने एक मेजर अभी चैलेंज है, वो चैलेंज अभी है विंटर के समय, जाड़े में जब हवा ठहर जाती है, एंटी एकदम से जब मौसम होता है, उस समय कैसे इसको और कंट्रोल किया जाए। ये 2 से 2.5 महीने का जो संघर्ष है, इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन दुनिया भर में है उसको हम लगातार वॉच कर रहे हैं, यहां भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बात मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं, पोल्यूशन केवल दिल्ली में नहीं है, उत्तर भारत की यह समस्या है। साइंटिफिक भाषा में कहते हैं एयर सेट की प्रॉब्लम है। उत्तर भारत का ये 250 से 300 किलोमीटर का जो एयर सेट है, यहां कुछ भी होता है वो सब जगह प्रभावित होता है। क्योंकि यहां तो हमने 40 जो है हमने मशीन लगा रखी है मापने की, बाकी राज्यों में मशीन नहीं है। मशीन अगर लगे तो यहां से ज्यादा दिखेगा। पूरा एनसीआर इसके प्रभाव में होता है। लेकिन काम करने वाला पर्यावरण मंत्री का नाम एक ही का लोग जानते हैं, गोपाल राय। उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्री कौन है किसी को नाम भी नहीं पता। हरियाणा में अभी पर्यावरण मंत्री कौन बना है किसी को नाम भी नहीं पता। राजस्थान का लेकिन वही पर्यावरण मंत्री जो है यमुना के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है? यमुना के बारे में भी हम बात करते हैं। यमुना के बारे में भी अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में इन्होंने नहीं डाला होता, इतना डिस्टर्ब नहीं किया होता, सारा खाका तैयार हमने किया। अगर आपको बता दें, दिल्ली में जो 2 जगह से सबसे गंदा पानी आता है, एक नजफगढ़ ड्रेन से आता है, दूसरा सहादरा ड्रेन से आता है। नजफगढ़ ड्रेन पे जितना आता था, दिल्ली के सभी अनथराइज कॉलोनियों का जितना मल था, हमने सब सीवर में कर दिया, और सीवर को ट्रीटमेंट करने का सारा प्लान चेकआउट कर रखा है।
सारा प्लान चकआउट है। दिल्ली का जो अगर इन्होंने 2 साल हमें काम करने दिया होता, इतना डिस्टर्ब नहीं किया होता, तो शायद आज 70-80% हम उस काम को पूरा कर लिए, तो करेंगे, आगे करेंगे, वो भी होगा। 9 साल आपके निकल गए, 2 साल इधर निकल गए, लेकिन क्या उम्मीद ये करें, आप भी विश्वास दिला सकते हैं दिल्ली की जनता को कि अगले साल में सत्ता में आने के बाद अगर आते हैं तो ये काम पूरा हो जाएगा? पूरा होंगे, पूरा होंगे, 100% पूरा होंगे। देखिए, जहां तक बात है पूरे दुनिया के क्लाइमेट चेंज का, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर सभी जगह बुरा है। अर्थव्यवस्था के बाद सबसे इंटरनेशनल हर मीटिंग का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एजेंडा है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का असर केवल दिल्ली पे नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया पे हो रहा है, पूरे भारत पे हो रहा है। सिर्फ दिक्कत यही है कि इस चीज को क्वालिटी तरीके से करा जा सकता है। जैसे चाइना में ये समस्या थी, वहां भी पोल्यूशन बहुत हाई था, लोगों ने बीजिंग के उसको सॉल्व किया। कैसे किया? क्योंकि वहां पर सेंटर, हर देश के अंदर ये एक दुर्भाग्य है कि सेंटर गवर्नमेंट यहाँ चुप हो जाती है। पूरे 3 महीने, आपको बताऊं ये दुर्भाग्य की बात है, 3 महीने से मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखते 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 थक गया, एक मीटिंग भी वो करने को नहीं तैयार। पराली को लेकर के भी एक जो सबसे बात चलती रही, पराली का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? पराली का देखिए, पराली का कंट्रीब्यूशन खासतौर से जो दिल्ली में खासतौर से 25 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर के बीच में 25 अक्टूबर नहीं, हाँ 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर, 25 अक्टूबर से 15 नवंबर, हाँ 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में पराली का इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से जिस तरह से पंजाब एक मेजर फैक्टर था, पंजाब में पिछले साल की तुलना में इस बार पराली का कंपोनेंट लगभग करीब 60% कम हो गया, तो वहां भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि उसको काफी रिड्यूस किया जाए। 3 मेजर फैक्टर हैं, आप समझिए। अगर आप देखें तो 14 अक्टूबर तक नॉर्मली, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं, 14 अक्टूबर तक दिल्ली का AQI 200 से नीचे होता है। 15 अक्टूबर से मीटर डाउन होता है, बारिश बंद होती है, हवा गति ठहरने लगती है, और दिल्ली का जो और पूरा NCR का जो भौगोलिक सिचुएशन है उसमें एक थोड़ा सा हीट पैदा होती है और उससे एक स्मॉग बनता है। स्मॉग बनते ही क्या होता है कि जितने पार्टिकुलेट मैटर है ना वो नीचे आने शुरू हो जाते हैं, या तो उसे हवा तोड़ती है या बारिश तोड़ती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि जो जो सोर्सेज हैं उसको रिड्यूस करो, क्योंकि वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है। इस बार हमने कोशिश काफ़ी की, क्योंकि चाइना ने ये किया, कई देशों ने ये किया कि जो बारिश के माध्यम से उस जो स्मॉग बनता है उसको तोड़ा। इसको जब हम लोग यूज करते हैं ना, गैस चैम्बर बन गया दिल्ली, तो गैस चैम्बर क्या होता है, एक स्मॉग बनता है, एक लेयर बनती है। उस लेयर बनने से, जैसे अब यहाँ पर है तो यहाँ गैस अगर बनती है, चारों तरफ से दरवाजा बंद है तो यहीं पर रहेगी, उसको कहीं से निकलने की जगह चाहिए। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये जो पीरियड है, दिवाली और पराली का दोनों का एक ही साथ का टाइमिंग बनता है, लेकिन उसमें जो मौसम की विपरीत स्थिति है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही है। चलिए मान लेते हैं वो, लेकिन सफाई तो आप करा ही सकते हो ना। करा रहे हैं। सफाई बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, नहीं पहले से बहुत अच्छा धूल धक्कड़, करप्शन MCD में, ये तो सब बहुत नहीं, बुरा हाल वो है। बात आप ठीक कह रहे हैं कि लेकिन पहले से बेटर हुआ है। अगर देखें जैसे पहाड़ थे, पहाड़ों की ऊंचाई काफ़ी कम हुई है, उसमें थोड़ा सा समय और लग रहा है। सफाई की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। क्या उम्मीद करें अगले साल में कुछ निश्चित रूप से सुधार निश्चित रूप से करेंगे आप लोग सुधरेगा, अगर निश्चित रूप सत्ता से में आते हैं? सुधरेगा, सुधरेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत समय दिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी समूह को, और शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।